अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने ग्राफिकल मेथड के साथ हमने ये डेटा फाइंड करना है, इसका मीडियन, इसके क्वार्टाइल्स और इसका मॉड। जो मीडियन और क्वार्टाइल है वो हमने इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बच्चों हम ऑगिव बी कहते हैं। तो इसका मेथड पहले हमने डिस्कस नहीं किया, तो इसको मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। जबकि जो हिस्टोग्राम है इसको बनाने का मेथड जो है वो पहली वीडियोस में मैं सिखा चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ये देखें, ये वीडियो है और आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को देख लें। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर जो आई बटन आपको नज़र आ रहा है उस पर भी अब आप क्लिक कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब देखते हैं कि हमने इसमें हम कॉलम्स हमें कौन कौन से चाहिए होंगे। तो बच्चे, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हम एक लेस देन फ्रीक्वेंसीज का कॉलम बनाते हैं। और इसमें आपको पता है कि पॉलीगॉन बनाने के लिए हमने चूंकि पॉलीगॉन 0 से स्टार्ट करनी होती है और 0 पे ही एंड करनी होती है, तो इसलिए हम इसमें एक एक्स्ट्रा क्लास इसके शुरू में लेते थे। तो वो अब यहीं पे चले हम ले लेते हैं। वो 1 से लेकर 10 तक की एक क्लास होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, ये याद रखिएगा। तो फिर जिस वक्त हम इसके कॉलम बनाएंगे तो कॉलम इसके दो बनेंगे। एक इसका कॉलम बनेगा लेस देन फ्रीक्वेंसी वाला और एक इसका कॉलम बनेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अच्छा, लेस देन में हमने इसको कैसे लिखना है? हम इसको लिखेंगे कि ये लेस देन 10 कितनी फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से हम लिखेंगे कि लेस देन 20 कितनी फ्रीक्वेंसी है, और हम इसको लिखेंगे यूं, इस तरह से सारा लेस देन के साथ हम ना जो क्लास बाउंड्रीज की अपर लिमिट है उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, लेस देन 40, फिर लेस देन 50, फिर उसके बाद लेस देन 60 और फिर लास्टली लेस देन 70। और ये जो लेस देन फ्रीक्वेंसी है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने अब यहाँ पे इसके दर्ज कर देनी है कि जो लेस देन 10 है वो है 0, और जो लेस देन 20 है वो ये पहली फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज उसी तरह से, जिस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम लेते थे कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड करके 2 + 5 7 आ जाएगी, फिर 7 + 9 16, 16 + 6 22, 22 + 4 26 और 26 + 1 27। और यही इसकी जो समेशन एफ है वो भी 27 है। अगर आप इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं तो आपके पास जो सम है वो 27 का आ जाएगा। ठीक है, ये हमें जस्ट कॉलम रिक्वायर्ड है, अलग से टेबल बनाने की बजाय मैंने इधर ही उसमें ये बना दिए। अब देखें, अब हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पहले हमने ये डेटा ग्राफिकली निकालना है, उसके बाद हमने इसका चेक करना है। यानी कि चेक हमने करना है उसके फॉर्मूलाज लगा के, जिस तरह से पहले हम ये मीडियन और मॉड करते रहे हैं। क्वार्टाइल्स मैं आपको बताता हूँ ये क्या होते हैं। देखिए बच्चे, आपको मैंने ये बताया था कि लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है जो हमारे डेटा सेट को या हमारे डेटा सेट की रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हम मिडिल मोस्ट वैल्यू लेते हैं तो वो ये, जिसको हमने क्या कहा था कि ये मीडियन है। और अगर आप देखें, अगर इसके मिडिल मोस्ट में मीडियन है जो इसको इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो फिर अगर हम हाफ का हाफ करते हैं तो ये क्वार्टर है। और इसी तरह से एक और क्वार्टर यहाँ पर भी है। अब अगर देखा जाए तो जो इसमें चारों क्वार्टर्स बन रहे हैं, एक ये यहां तक इस डेटा का जा रहा है फर्स्ट क्वार्टर, तो हम इसको कह देते हैं ये फर्स्ट क्वार्टाइल है। और जो दूसरा है जिसको हमने मीडियन कहा हुआ है, उसको अगर हम देखें तो ये सेकंड क्वार्टर बनता है। और लास्टली जो है ये हमारे पास ये थर्ड क्वार्टर बनता है। यानी कि यहां तक ये आ जाएगा सेकंड क्वार्टर जो कि मीडियन के इक्वल है, और उसके बाद जो है ना बच्चों, यहां तक ये इसका थर्ड क्वार्टर बनेगा जिसको हम Q3 कहेंगे। तो फिर इनको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? देखें, हमने जो है वो मीडियन फाइंड करने के लिए हम इसकी n/2 टर्म फाइंड करते हैं।
तो इसी तरह से अगर हम इसका n/4 टर्म फाइंड करेंगे तो वो इसका क्वार्टर आ जाएगा, क्योंकि 2 पे डिवाइड करके हाफ आता है तो 4 पे डिवाइड करके क्वार्टर आता है। अच्छा, आप जो सेकंड क्वार्टर है ना, मीडियन, उसको भी आप लिख सकते हैं कि ये 2n/4 है, क्योंकि ये जो 2n/4 है ये एक्चुअली n/2 ही है। तो ये जो 2n/4 टर्म है ये एक्चुअली n/2 टर्म यानी कि मीडियन या इसको आप सेकंड क्वार्टाइल कह सकते हैं। और जो थर्ड क्वार्टाइल है, थर्ड क्वार्टाइल को फिर आप निकालेंगे 3n/4 टर्म करके। ठीक है, तो इस तरह से तो बच्चों हम इनका निकालेंगे ये इनके क्वार्टाइल्स वगैरह। तो देखते हैं कि इनको हम ग्राफ से कैसे निकालते हैं और उसके बाद हम फॉर्मूलाज में इनका यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने इस डेटा को ग्राफ के ऊपर कैसे बनाना है, ऑगिव हमने किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर लिया है। ग्राफ पेपर के ऊपर ये है कि ज़रा एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग लाइंस लग सकती हैं। आप भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में एग्जामिनर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा। और अगर अवेलेबिलिटी ना हो तो देन आप इसको पेपर के ऊपर भी स्केल की मदद से बिल्कुल इक्वल स्केलिंग करके तो देन आप ये ऑगिव बनाइएगा। ऑगिव में ज़रा ये है कि थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको एग्जैक्ट रखनी पड़ती हैं, ज़रा सही रखनी पड़ती हैं, ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट के साथ ये बनेगा। अच्छा, इसमें एक्स एक्सेस के ऊपर देखें बच्चों, हमने लेस देन सीबीज लिखी हैं, यानी कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 जो हमने अभी टेबल में बनाया था कॉलम। और हमने वाई एक्सेस के ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इंडोर्स किया है। अब देखते हैं बच्चों कि हमने इनकी प्लॉटिंग किस तरह से करनी है। तो आप इसके लिए पहले टेबल को देखें ज़रा एक दफ़ा फिर। तो टेबल में देखें तो हमने लेस देन 10 जो है ना, लेस देन 10 वो हमने रखी हुई है 0 फ्रीक्वेंसी, और लेस देन 20 जो है वो 2 है। तो अब इसकी जो स्केल है अगर आप उसको रीड करते हैं तो हमने ग्राफ के ऊपर जो एक एक्स एक्सेस के ऊपर जो 1 स्मॉल बॉक्स है उसको 2 यूनिट के इक्वल लिया, क्योंकि ये मैंने ग्राफ पेपर वो लिया है जिसके एक लार्ज बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो एक लार्ज को चूंकि 10 के इक्वल रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 स्मॉल बॉक्स को 2 यूनिट के इक्वल कह दिया। आप यहाँ पर अगर 1 लार्ज बॉक्स को 10 के इक्वल कहें तो भी ठीक है, स्केल में आप मेंशन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो 1 स्मॉल बॉक्स है उसको 1 यूनिट के इक्वली लिया गया है। तो फिर जो 10 लेस देन 10 का जो मार्क आएगा वो 0 फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, यानी कि बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे उसका मार्क आ जाएगा। ठीक है, जबकि 20 के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ज़रा ध्यान से इसको काउंट कीजिए, 1 और 2, ये इसका मार्क आ जाता है। अच्छा जी, अब देखें उसके बाद नेक्स्ट इसका लेस देन 30 वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 है और 40 वाली 16 है। अब ये 2 पॉइंट लगाते हैं 7 और 16 के। अच्छा जी, तो 30 के ऊपर जो 7 का मार्क है यहाँ तक ये 5 हो गया। आप पॉइंटर पे नज़र रखें ज़रा, तो यहाँ पे ये 7 का मार्क आ गया। ठीक है जी, ये 7 का मार्क, और 40 ऊपर 16 का मार्क है। तो हम चलते हैं, ये 5, 10, 15 और 15 और 1 16, और उसके बाद दोबारा टेबल को देखते हैं। देखें, फिर उसके बाद 22, 26 और 27 के ऊपर मार्क हैं। तो पहले हम 50 के ऊपर 22 का मार्क लगाएंगे, 50 के ऊपर ये 20, 21, 22 के ऊपर मार्क लग गया, और 60 के ऊपर हमने 26 का मार्क लगाना है, और 70 के ऊपर 27 का मार्क लगाना है। अब इन डॉट्स को बच्चों आपने ज्वाइन कर देना है। जहाँ जहाँ से डॉट जा रहे हैं वहाँ वहाँ से पेंसिल ले जाइए और एक कर्व बननी चाहिए, और उस कर्व के लिहाज से आपने इन डॉट्स को मिला देना है। ठीक है जी, ज़रा कोशिश कीजिएगा कि जितने एक्यूरेट रह सकें उतने रहें, और लास्ट को आपने बिल्कुल डाउन इसके परपेंडिकुलर लाइन नीचे ले आनी है। ठीक है, फ्री हैंड पेंसिल ही बेशक यूज़ कीजिए, या इस लाइन के लिए तो आप स्केल यूज़ कर सकते हैं, तो स्केल यूज़ कर लीजिए। अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने बच्चों इनका हमने Q1, Q2 और Q3 फाइंड करने हैं।
तो Q1 इसका जो है वो आएगा n/4 टर्म से, ठीक है ना, जो और n की वैल्यू 27 है, तो 27 डिवाइडेड बाय 4 अब हम देखेंगे कि कितना होता है। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास 6.5, ठीक है ना, ये n/4 है। और अगर आप देखते हैं उसके बाद Q2 को, तो जो Q2 होगा वो मीडियन है, यानी कि वो n/2 टर्म है। तो n/2 टर्म अगर आप करते हैं तो ये 27 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये हो जाएगा 13.5। और इसी तरह से जो Q3 है उसका मार्क लगेगा 3n डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 27 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20.25। आप इन वैल्यूज को एक दफा वेरीफाई कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। अब हमने इन्हीं के अगेंस्ट हमने वैल्यूज फाइंड करनी है कि इस n के अगेंस्ट जो सीबीज में वैल्यू है वो क्या है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने 6.5 को लोकेट करना है कि वो है कहां पर, ठीक है। तो 6.75 जो है ना बच्चों, ये 7 से बिल्कुल थोड़ा सा ही नीचे होगा। और इस पॉइंट पे हमने मैं ना इसके व्यू को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। तो जो 6.75 है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ बनता है, ठीक है ना। और अब आपने इसको यहाँ से ये लाइन इधर लेके आनी है। आप स्केल रख के लाइन लगाएंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट लाइन जो है ना वो लगेगी। मेरे लिए फ्री हैंड से लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप इसको एक्यूरेट लगाइएगा और ये आएगी यहाँ पर, ठीक है जी, 6.75। और अब इसको हम डाउनवर्ड ले जाएंगे तो देखते हैं कि ये कहाँ पर आती है। तो देखेंगे 30 से थोड़ा सा कम लग रही है। बाकी जिस वक्त हम इसको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट देन हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये Q1 के लिए वैल्यू आई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका Q1 लिख देना है। जिस वक्त हमने इसका Q2 फाइंड करना है तो वो 13.5 पे जो है ना वो लाइन लगती है। तो हम 13.5 पे देखते हैं। इसको दोबारा फिर जूम करता हूँ तो ये देखें जी, ये 10 के बाद ये 11, ये 12 और ये 13 और 13.5। 13.5 से हमने एक सीधी लाइन लगानी है जो यहाँ पे आ रही है। और अब यहाँ से हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे आ रही है और ये वैल्यू इसकी बन रही है कुछ 37 के करीब, ठीक है जी, 37 के करीब। तो ये इसका Q2 है बच्चों। तो हम यहाँ पे इसको ये Q2 लिख देते हैं। इसी तरह से अच्छा, ये Q2 इसका मीडियन B है, ठीक है ना। अब Q3 जो है वो 20.25 के ऊपर है लाइन। तो 20.25 की जो लाइन है वो यहाँ पे आएगी, यहाँ से, ठीक है। ये 20.25 की लाइन है। 20.5 से हमने नीचे रखना है। फ्री हैंड से लगाना ज़रा मुश्किल है, आपने स्केल रख के लगानी है, आपसे लग जाएगी। अच्छा, तो यहाँ से बच्चों ये आ रही है इस लाइन के बिल्कुल थोड़ा सा लेफ्ट से होके, और ये देखें जी, तो ये पॉइंट कितना बनता है। अब अगर आप देखें तो ये ना जो एक्स एक्सेस के ऊपर स्केल है, एक्स एक्सेस के ऊपर स्केल के मुताबिक ये हमने स्मॉल बॉक्सेज हैं वो 2 के इक्वल लिए हुए हैं। तो ये फिर 46 से थोड़ा सा कम जो है ना वो आ रही है। तो हम इसको ना 46 लिख देते हैं, बाद में एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी जी। तो ये हमने बच्चों तीनों क्वार्टाइल्स को मार्क कर लिया जी। तो बच्चों अब हम इसके तीनों क्वार्टाइल जो हैं वो फाइंड करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो इसके क्वार्टाइल हैं, जैसे अगर हमने इसका Q1 फाइंड करना है तो उससे मुराद होगा कि वो इसकी n/4 टर्म हमने देखनी है कि वो कहाँ पे लाई करती है। तो n/4 हमने पहले फाइंड की थी, तो वो 27 डिवाइडेड बाय 4 वो इक्वल टू आई 6.75। अब अगर हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो Q1 क्लास है वो ये बनती है, ठीक है जी, Q1 क्लास। और इसको हम ज़रा थोड़ा वाजे कर लेते हैं, इसको ये लें जी।
ताकि इसमें से हम डेटा को ले सकें। अब आपको इसका मीडियन का तो फॉर्मूला पता है, तो फिर Q1 का फॉर्मूला आप ग्रुप डेटा से कैसे लगाएंगे? देखें, ये वही फॉर्मूला होगा L प्लस एच ओवर एफ इंटू, जहाँ पे आप n/2 लिखते थे वहाँ पे अब लिखेंगे n/4। और C वैल्यू क्या होती थी? वो C वैल्यू इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 से जो ऊपर वाली वैल्यू होती थी, ये इसकी C वैल्यू थी। तो अब हमने इसको यहाँ पे ऐसे C वैल्यू की वैल्यू 2 पुट करेंगे अब, ठीक है ना। बाकी जो L की वैल्यू है वो 20 है, लोअर क्लास लिमिट इसकी, और जो इसमें क्लास इंटरवल है वो 10 का एविडेंट है, आपको सामने नज़र आ रहा है कि 20 से 30 तक है। इसके बाद जो इसमें फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 5 है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम अगर पुट करें तो ये आ जाएगा 20 प्लस 10/5 इंटू ये n/4 जो है वो 6.75 और माइनस इसमें से 2। इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। देखें, 6.75 अगर डिवाइड -2 करते हैं तो ये आ जाएगा 4.75। इसको 10/5 यानी कि 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ गया जी 9.5। अब इसको 20 में ऐड करेंगे तो ये 29.5, ठीक है जी। तो ये देखें वेरीफाई हो गया। ग्राफ पे हमने इसको कितना लिखा था, ये आपको मैंने कहा था कि ये 30 से थोड़ा सा लेस आ रहा है। तो अब आप इसकी यहाँ पे कंफर्म वैल्यू लिख सकते हैं कि जो आपका Q1 आया था, Q1 वो है 29.5। बाकियों को भी अभी हमने ज़रा एस्टिमेटेड ही वैल्यू लिखी थी, इसको चेक करके फिर हम वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख लेते हैं। अब देखें, जिस वक्त इसका Q2 निकालना है तो वो इसका बिल्कुल मीडियन वाला फॉर्मूला होगा L प्लस एच ओवर एफ इंटू n/2 माइनस सी। और उसके लिए मैं ये वाली इसकी जो क्लास है इसको इरेज कर देता हूँ, और अब हम Q2 की क्लास देखते हैं। तो देखें, जो n/2 है वो आ रहा है 13.5। तो 13.5 जो है वो लाई कर रहा है इस क्लास में, तो ये इसकी Q2 की क्लास है, और इसके लिए C वैल्यू 7 है, और इसमें L की वैल्यू 30 है, और इसमें H की वैल्यू 10 है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसमें 9 है। तो इसके लिहाज से हम ये सारी वैल्यूज बच्चों पुट कर देते हैं। ये फिर आ जाएगा 30 प्लस 10/9 इंटू n/2 की वैल्यू 13.5 और माइनस इसमें से करेंगे 7। चलो जी कैलकुलेटर साहब आ जाए। 13.5 माइनस करते हैं 7, ये इक्वल आ गया 6.5। इसको करो 10 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 65। अब करो 9 से डिवाइड। जब 9 से डिवाइड किया 7.22, इसमें हमने 30 को ऐड कर देना है, तो ये 37.22 आ जाएगी वैल्यू। तो ये हम लिख देंगे 37.22। अच्छा, इसको जिस वक्त हमने ग्राफ पे लगाया था तो ग्राफ पे हमने 30 लिखा था, ठीक है ना। तो 37 हमने लिखा था, तो ये हमारी वैल्यू 37.22 आ रही है। तो ये हमारी वैल्यू तकरीबन एग्जैक्ट आई है। फिर उसके बाद अब देखें, इसी तरह से अब हम Q3 फाइंड कर लेते हैं। तो जिस वक्त बच्चों हमने Q3 फाइंड करना है, तो Q3 की जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा L प्लस एच ओवर एफ इंटू 3n/4 माइनस सी। आपको याद होगा हमने ये 20.25 निकाला था, और जो 20.25 है वो आएगा इस क्लास के अंदर। तो ये Q3 की क्लास है, लिहाजा इसके लिए ये C की वैल्यू अब 16 यूज़ करेंगे हम, और जो लोअर क्लास लिमिट है इसकी वो 40 यूज़ होगी, और फ्रीक्वेंसी इसकी 6 यूज़ होगी। H वही इसका 10 ही रहेगा। चलें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये आ गया 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 20.25 माइनस C इसका 16 है। तो ये वाली वैल्यूज़ अब हम कैलकुलेटर में रखते हैं। देखें बच्चों, 20.25 माइनस 16 करें तो ये आ गया 4.25। इसको करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, और इसको 6 से करेंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गया 7.083। इसको 40 में ऐड करेंगे तो ये 47.1
1 कह लें आप इसको राउंड ऑफ करके, 47.1। तो हमने इसको कितना लगाया था, हमने देखें जी इसको हमने 46 कहा था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो बच्चों इसको आप ज़रा करेक्ट कर लें अभी यहाँ पे कि ये हमारा 47 था, इसको 47 हम लिख लेते हैं कि Q3 की जो वैल्यू है, Q3 की वैल्यू 47.1 आ गई। अब उसके बाद हम बच्चों देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें उसने कहा है कि जी इसके हिस्टोग्राम से इसका मोड निकालें। ठीक है ना, तो मोड पहले ही हम निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको हम ग्राफ के ऊपर भी जाहिर कर देंगे। देखें मोड निकालने के लिए पहले तो सबसे मैं ये वाली लाइनें इरेज कर देता हूँ क्योंकि इनकी अब ज़रूरत नहीं। अब इसमें देखें जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, मोस्ट फ्रीक्वेंसी 9 है, तो इसको हमने FM कहना है। ये मेथड आपको पहले पता है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। और इससे ऊपर वाली जो है ये F1 है और इससे नीचे वाली जो है वो F2 है। और हमने जो लोअर क्लास लिमिट है वो लेनी है मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट। तो ये इसकी L की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसके बाद H जो है इसका 10 आएगा। यही वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड हैं। तो इसका मोड कैलकुलेट करने के लिए मोड का फॉर्मूला लगाते हैं, L प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय H और डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2। वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 30 प्लस 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 और इसको डिवाइड करेंगे 2 इंटू 9 माइनस 5 माइनस 6 से, ये आ जाएगा 30 प्लस, अब अच्छा ये 30 जो है वो यहाँ नहीं लिखना, ये 30 जो है ना वो यहाँ लिखना था। अच्छा जी 9 माइनस 5 हो गया 4, 4 बाई 10 40 और डिवाइडेड बाय अगर देखें तो 2 इंटू 9 18, 18 माइनस 5 करें 13, 13 माइनस 6 करें 7, तो 40 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो देखें जी 40 डिवाइडेड बाय 7 ये इक्वल आ जाता है 5.7। तो 5.7 में हम 30 को प्लस करेंगे तो ये 35.7, ये इसकी मोड वैल्यू है। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर, हिस्टोग्राम के ऊपर। तो बच्चों हिस्टोग्राम का मेथड चूंकि मैं आपको पहले सारा समझा चुका हूँ इसलिए वो मैंने पहले ही ड्रॉ कर ली है। अब बस हमने देखना है कि इसकी जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, तो वो ये सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग की ही मोस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब इसका मेथड देखें कि हमने इसके ऊपर से मोड कैसे ड्रॉ करना है। तो बच्चों हम इसके ऊपर ना एक क्रॉस बनाएंगे पहले, जो ये राइट वर्टेक्स से बिल्कुल स्टार्ट होगा और आएगा कहाँ पर, जो इससे पिछली यानी कि F1 वाली का कॉर्नर है ना वहाँ तक आएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आएगी, स्केल रख के लगाइएगा। और उसके बाद आपने दूसरा जो क्रॉस है वो ये ग्रीन बिल्डिंग की टॉप तक लेके आना है और जहाँ ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं उस वहाँ से आपने नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। तो जो ये परपेंडिकुलर है 35.7, तो ये देखें ये बिल्कुल इसके मिड में तकरीबन आ रहा है, थोड़ा सा बस राइट पे है। तो ये 35.7 जो हमने वैल्यू ऊपर फाइंड की है ये यहाँ पे आप लिख दें। तो ये हमने किसको मार्क किया, ये हमने इसके मोड वैल्यू को इसके ऊपर मार्क किया। ठीक है जी, तो जो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी बच्चों कि हमने मीडियन फाइंड करने हैं, कोटाइल्स फाइंड करने हैं सारे, उसने यहाँ पे कोटाइल्स का वर्ड यूज़ किया है। इट्स मीन दैट हमने Q1, Q2, Q3 तीनों फाइंड करने थे यानी कि मीडियन वगैरह। और मेंशन भी हमने कर दिया इसका कि जो Q2 है वो मीडियन ही है। ठीक है ना, तो आप यहाँ Q2 को मीडियन के तौर पे आप मेंशन कर दीजिए कि मीडियन इसका Q2 है। तो दैट्स ऑल, ये मेंशन हो गया। लें जी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.2 भी सॉल्व हो गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्यूशन के साथ, बल्कि उससे पहले उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे, उसके बाद 6.3 को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।